Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do chapter 4 common size statement. लास्ट वीडियो में हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट किया था जो कि थर्ड चैप्टर था। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ये था कि जिसमें हम कंपेयर करते हैं अपने प्रीवियस ईयर को करंट ईयर के साथ, एक परसेंटेज निकालते हैं, एक डिफरेंस की अमाउंट निकालते हैं और जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट पिछले साल क्या थे और इस साल क्या हैं। पिछले साल की करंट एसेट्स क्या थी, इस साल की क्या है, पिछले साल की टोटल एसेट्स क्या थी, लाइबिलिटी क्या थी, सेल क्या थी। तो हर पर्टिकुलर आइटम का हम कंपेयर करके बताते थे कि क्या डिफरेंस जो है उसमें थे। जो भी हम कर रहे हैं अब कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये भी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ही एक पार्ट है जिसमें हम एनालाइज करके ही बता सकते हैं कि हम हमारे अकाउंट जो है वो क्या कहते हैं। अकाउंट खुद खुद कुछ नहीं बोलते या फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद कुछ नहीं बोलता है। इसको बुलवाने के लिए एनालाइज करना पड़ता है, तभी हम जो है एक मेन रिजल्ट या एक इन्फॉर्मेशन जो भी हम अकाउंट से चाहते हैं वो हमें मिल जाती है। तो बात आती है कि क्या है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो देखेंगे ध्यान से। कॉमन साइज स्टेटमेंट आर दोज इन विच इंडिविजुअल फिगर्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू सम कॉमन बेस। यहाँ पर कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम एक इंडिविजुअल फिगर को कन्वर्ट करते हैं सम कॉमन बेस लेकर। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी आपको। हमने एग्जांपल लिया है टोटल एसेट्स का। अगर हम एसेट साइड का कर रहे हैं कंपेयर, तो एसेट साइड को हम टोटल एसेट्स को हमने क्या किया, 100 कॉमन बेस मान लिया। अब टोटल एसेट्स के कंपेयर में करंट एसेट्स कितनी हैं, फिक्स एसेट्स कितनी हैं, टेंजिबल एसेट्स कितनी हैं, इंटेंजिबल एसेट्स कितनी हैं, तो उस पर्टिकुलर बेस के अकॉर्डिंग जो है हम परसेंटेज जो है निकालते रहेंगे इंडिविजुअल आइटम्स का। इसी तरह ही टोटल लाइबिलिटी को अगर हम 100 मानते हैं तो वहाँ पर भी हम इसी तरह से एनालाइज करते रहेंगे। और ये सब एनालाइज जो हैं वर्टिकल एनालाइज कहे जाते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली हम अकाउंट्स बनाते हैं, उसी में किया जाएगा। तो ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और हम कह सकते हैं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट के लिए, चाहे कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए, किसी भी चैप्टर को अगर आपको करना है तो उससे पहले आपको बैलेंस शीट फॉर्म स्टेटमेंट का पूरा परफॉर्मा फॉर्मेट जो है बिल्कुल एग्जैक्टली लर्न होना चाहिए। अगर आपको ये सब लर्न है, आपको फॉर्मेट बिल्कुल अच्छे से रट गया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को करने में। तो यहाँ पर देखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात जब हम कर रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एब्सोल्यूट फिगर ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट टू और मोर सक्सेसिव पीरियड। तो एब्सोल्यूट फिगर होनी चाहिए इंडिविजुअल आइटम्स की, ये चाहे हम प्रॉफिट एंड लॉस का बना रहे हैं तो चाहे हम बैलेंस शीट का बना रहे हैं। फिर बात आती है परसेंटेज टू सम कॉमन बेस। नॉर्मली द फिगर ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज टेकन एज बेस फॉर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स एंड द टोटल एसेट्स और इक्विटी एंड लायबिलिटी इज टेकन एज ए बेस फॉर बैलेंस शीट आइटम। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस का बनाते हैं तो हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब टोटल सेल को हम टोटल मानकर मतलब कॉमन बेस देते हैं, और अगर एसेट्स और लायबिलिटी की बात करते हैं तो टोटल एसेट्स को देते हैं, लायबिलिटी की बात करते हैं तो टोटल लायबिलिटी को हम बेस जो है यहाँ पर मानते हैं। उसके बाद जब हमारी बात आती है कि हम जो भी पर्पज क्या है इसको प्रेज बनाने का, क्यों बनाया जाता है, तो सबसे पहला पर्पज जो है हमारा क्या है, टू प्रेजेंट द चेंज इन वेरियस आइटम इन चेंज द वेरियस आइटम इन रिलेशन टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़। तो जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे सेल को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो जो है जो भी चेंजेस उसमें आए हैं, पर्टिकुलर आइटम में जो चेंजेस आए हैं, ये उसकी बात करता है। One of the major drawback of comparative financial statement is that they don't present the change in various item in relation to रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आ रही है तो वो चेंज को प्रेजेंट नहीं करते हैं, वो एक रिलेशन बना देते हैं सेल का प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम के साथ, टोटल एसेट्स का एसेट्स के साथ, लाइबिलिटी का टोटल लाइबिलिटी का लाइबिलिटीज़ के आइटम के साथ। तो उसके जो है दिस ड्रॉबैक इज रिमूव थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। सेकंड हमारा क्या है,
टू एसेट्स एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप, ये क्या करता है, वही रिलेशनशिप बनाता है। ओवर ए पीरियड ए रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश बिटवीन वेरियस आइटम ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड वेरियस आइटम ऑफ बैलेंस शीट टू टोटल एसेट्स और टोटल लिक्विडिटी एंड लायबिलिटी। तो पर्टिकुलर आइटम के साथ जो है रिलेशन बनाया जाता है कि टोटल सेल के साथ प्रॉफिट एंड लॉस की हर आइटम का, वेरियस आइटम का जो है हम एक रिलेशन बना देते हैं। इसी तरह से बैलेंस शीट में भी टोटल एसेट्स के साथ, टोटल लाइबिलिटी के साथ हर पर्टिकुलर उसका हम रिलेशन बनाकर ही कंपेयर करते हैं। टू प्रोवाइड ए कॉमन बेस फॉर कंपैरिजन, ये क्या करता है, एक कॉमन बेस प्रोवाइड करता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट कॉमन बेस प्रोवाइड करता है कंपेयर करने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट फर्म्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म कॉमन साइज फॉर्मेट irrespective ऑफ द साइज ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। They facilitate the comparison of profitability and financial position टू और मोर बिजनेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो है कंपेयर करने से पहले जो है एक कॉमन बेस बना देते हैं। उसके बाद हम बात कर सकते हैं क्या कि प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है कॉमन साइज स्टेटमेंट की। तो मीनिंग क्या है, कॉमन साइज बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। एक कॉमन साइज बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट इन विच टोटल ऑफ एसेट्स और इक्विटी लाइबिलिटी इज एज्यूम टू बी इक्वल टू 100। वही बताया कि इक्वल कर लेते हैं 100 के। ऑल द फिगर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द टोटल, टोटल के परसेंटेज में देखी जाती है। ईच एसेट्स इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज टू टोटल एसेट, ईच लाइबिलिटीज इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो वही चीज़ मैंने बताई कि आपको हम इसमें उसके अकॉर्डिंग जो है 100 मानकर देखते हैं कि हमारी करंट एसेट्स टोटल एसेट्स के कितने गुना है। अब बात आती है पर्पज और यूटिलिटी कॉमन साइज बैलेंस शीट की। तो यूटिलिटी का सबसे पहला पॉइंट क्या है, टू एनालाइज चेंज इन इंडिविजुअल आइटम ऑफ बैलेंस शीट। ये क्या करता है, एनालाइज जब करता है तो इंडिविजुअल आइटम्स का करता है। सेकंड, टू एस्टेब्लिश अ ट्रेंड इन वेरियस आइटम ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, उसको एस्टेब्लिश करता है ट्रेंड में भी कि पहले के कंपेयर जो है वो बड़ी है कम हुई है, तो ट्रेंड बताता है। फिर क्या है, जज कराता है रिलेटिव फाइनेंशियल साउंडनेस फॉर डिफरेंट एंटरप्राइज बिलोंगिंग द सेम इंडस्ट्री बाय प्रिपेयरिंग देयर कॉमन साइज बैलेंस शीट और डिफरेंट पीरियड्स। ये सेम इंडस्ट्रीज़ का जो कि सेम बिजनेसेस कर रही हैं उनके साथ का फाइनेंशियल साउंडनेस बताता है, साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स की भी बात को बताता है। टू असेस द फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी अडोप्टेड बाय डिफरेंट एंटरप्राइजेज बिलोंगिंग द सेम इंडस्ट्री, वही फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी अडोप्ट करने के भी पहुंच बताता है कि कहाँ तक हम कर सकते हैं, डिफरेंट एंटरप्राइजेज कहाँ तक बिलोंग कर रही हैं उससे। तो ये सारे जो है यूटिलिटी हम कह सकते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट की हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट, फॉर्म ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो क्या फॉर्मेट हम इसमें बनाते हैं। सबसे पहले तो हम बैलेंस शीट फर्स्ट कॉलम जो होता है ना इसका, वो क्या होता है, आइटम ऑफ बैलेंस शीट होता है। सेकंड कॉलम में क्या करते हैं हम, फॉर अमाउंट ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ प्रीवियस ईयर, पहले हम प्रीवियस ईयर का लिखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में हम करंट ईयर की बैलेंस शीट की अमाउंट लिखेंगे। फिर फोर्थ कॉलम में हम डिफरेंट आइटम ऑफ प्रीवियस ईयर के साथ जो है परसेंटेज में हम बताते हैं बैलेंस शीट का टोटल। प्रीवियस ईयर का 100 मानकर करते हैं। फिर फिफ्थ कॉलम में करंट ईयर की का 100 मानकर करते हैं। तो ये चीज़ जो है हम करेंगे, परसेंटेज निकालते हैं प्रीवियस ईयर का और परसेंटेज निकालते हैं करंट ईयर का। फोर्थ कॉलम में प्रीवियस ईयर की बात करेंगे, फिफ्थ कॉलम में हम करंट ईयर की बात करेंगे। लेकिन दोनों में ही टोटल एसेट्स को हमने 100 माना, प्रीवियस ईयर की टोटल एसेट्स प्रीवियस ईयर के लिए पर्टिकुलर काम आएगी और करंट ईयर की टोटल एसेट्स करंट ईयर के लिए काम आएगी। फिर उसके बाद हम फॉर्मेट देख सकते हैं बैलेंस शीट का। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मेट रहता है देखेंगे। सबसे पहले आपको पता है कॉमन साइज स्टेटमेंट आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो एज एट उसका नेम लिख रहे हैं। एज एट वर्ड क्यों यूज़ करते हैं सभी को पता है, मैंने पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पर हमारी बैलेंस शीट प्रेजेंट की जाती है, इसलिए हम एज एट वर्ड लिखते हैं। एज ऑन क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वो पूरे दिन की जो है आपकी बैलेंस शीट को दिखाती है। लेकिन हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो एक सेकंड के बाद आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन
कैश में ट्रांजैक्शन होने से, गुड्स सेल होने से क्या है, आपकी बैलेंस शीट पर इफेक्ट पड़ जाता है, तो इसलिए हम इसमें एज एट वर्ड लिखते हैं। फिर बात आती है इक्विटी एंड लायबिलिटी की। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, सब कुछ सबको पता है कि हमने ये फॉर्मेट जो है वो अच्छे से लर्न कर लेना है। फिर नोट नंबर सभी को पता है, 2018 पिछले साल का, 2019 इस साल का, ये एब्सोल्यूट अमाउंट है। अब परसेंटेज फॉर्म में निकालेंगे 2018 की भी 2019 की भी, तो ये 2019 की हो गई, ये 2018 की हो गई। तो इस तरीके से हमारा जो है ये फॉर्मेट रहता है। सभी को पता है कि नॉन करंट एसेट्स, फिर फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल, इनटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के लोन एडवांस, तो ये हमारी जो है फॉर्मेट सभी को लर्न है। अब बात करते हैं हमारा इससे रिलेटेड जो है इलिस्ट्रेशन हम करने जा रहे हैं, जिसकी अमाउंट हमको गिवन है यहाँ। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है हमारे वो क्या है, 16 है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 है। नेक्स्ट ईयर के भी ये 16 हैं, ये 2 हैं, और ये 5.40 है, लेकिन वो 4 है। उसके बाद 14 है, ये 14.40 है, वो 4 है, ये 7.20 है। तो इस तरह से 30.60 है, 14.40 है। चलो हम चलते हैं हमारी बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। आपने ये देखा कि हमने क्या किया, शेयर होल्डर फंड कहाँ आएगा, शेयर कैपिटल में आएगा, जिसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को ऐड किया तो 16 + 2 18 हो गया। 18 आपने यहाँ लिखा, 18 ही आपका वो रहेगा। रिजर्व एंड सरप्लस का आपका था कितना था, 4 था प्रीवियस ईयर का, 5.40 था करंट ईयर का, आपने लिख दिया एज इट इज़। नॉन करंट लायबिलिटी आपकी 14 है, ये 14.40 ये। फिर उसके बाद आपका आता है करंट लायबिलिटी की बात आती है, 4 ये है प्रीवियस ईयर की, और 7.20 जो है वो करंट ईयर की है। अब आप क्या करेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए आपके ने क्या किया कि आपकी टोटल लायबिलिटी को 100 मान लिया। अब टोटल लायबिलिटी कितनी है, 100, मतलब कि 40। टोटल लायबिलिटी के कंपेयर में करेंगे तो 18/40 मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे, 0 से 0 कटेगी तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 5, 2 9 9 4 5 जा 45। तो यहाँ देख सकते हैं आप, दोबारा से बता रही हूँ मैं, आपने क्या किया है, सबसे पहले 18 लिया। 18 शेयर कैपिटल का हम कंपेयर कर रहे हैं, तो आपने ये किया, तो ये कट करेंगे, 9 से कट हो जाता है, 9 5 जा कितना होगा, 45। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर आइटम का पर्टिकुलर टोटल के साथ जो है कॉमन बेस मानते हुए कंपैरिजन निकालेंगे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कंपैरिजन निकालने के बाद हम उसको उसके फॉर्मेट में फिल कर देंगे, और ये हमारा जो है टोटल परसेंटेज वाला कॉलम जो है वो 100 हो जाएगा, और क्या होएगा, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर कैपिटल की अमाउंट आपको गिवन है 3 लाख इस साल की, पिछले साल की 240। रिजर्व एंड सरप्लस 80,000, 70,000 पिछले साल के, 1 लाख और 1,10,000। तो इस तरह से हमने ये लिखा। हम क्या करेंगे, अब आपने शेयर कैपिटल को लिख दिया कहाँ, शेयर होल्डर फंड में, 240 पिछले साल की, 3 लाख इस साल की। परसेंटेज निकालेंगे, टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड 240 है। हम क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले टोटल लाइबिलिटी साइड का निकाल लेंगे। हमने कहा 5 लाख है, तो 2,40,000 बाय में 5 लाख मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा कितना, हमारा परसेंटेज आ जाता है 48%। तो ये हम 48% इसी तरह से कर देंगे। फिर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं, तो 70,000 और 80,000 हुआ। 70,000 बाय में 80,000 की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे 80,000 बाय में 6 लाख मल्टीप्लाई में 100, तो हमारा आ जाता है कितना परसेंटेज, 40%। और 70,000 की बात करें तो 70,000 बाय में 5 लाख मल्टीप्लाई में 100, तो आपका आ जाता है कितना, 14%। तो इस तरह से हम परसेंटेज निकाल लेते हैं और परसेंटेज को परसेंटेज फॉर्म में डाल देते हैं। फिर
हम क्या करेंगे, सारा टोटल करने के बाद यहाँ 5 लाख, यहाँ 6 लाख, ये 100 बन जाएगा। इसी तरह से ही फिक्स एसेट्स का टोटल एसेट्स के साथ कंपेयर करेंगे। 2,30,000 बाय में 5 लाख मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 46%। तो इस तरह से हम ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बात आती है क्या, प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की बात आती है तो मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्या रहेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम एक फिगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंपेयर में बताते हैं कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को इक्वल कर लेते हैं 100 के, और उसके कंपेयर जो है हम अपनी हर फिगर का जो है रिव्यू देते हैं कि हम हर फिगर के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर वो क्या कहना चाहती है, वो कितने परसेंटेज में है। इसको बनाने का पर्पज़ वही रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना कॉमन साइज का, जैसे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट का किया गया था, वैसे ही हम ईच आइटम्स का यहाँ पर भी रिलेशन जो है पर्टिकुलर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंपेयर में देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आता है एनालाइज करने के लिए इंडिविजुअल आइटम्स को, तो वो भी हम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि जजमेंट करने के लिए रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ कॉस्ट आइटम टू और मोर फर्म टू बिलोंगिंग सेम इंडस्ट्रीज। टू और मोर फर्म का हम सेम इंडस्ट्री के साथ उसकी कंपेयर करते हैं, रिलेटिव एफिशिएंसी निकालते हैं। इसके लिए भी क्या है, हमको कॉमन साइज स्टेटमेंट की नीड रहती है। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट रहेगा वो आप यहाँ भी देख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा, आइटम्स का रहेगा। सेकंड कॉलम हमारा प्रीवियस ईयर की अमाउंट का रहेगा, एंड थर्ड कॉलम हमारा करंट ईयर का रहेगा, एंड फोर्थ कॉलम हमारा परसेंटेज का रहेगा। फिफ्थ कॉलम जो है हमारा करंट ईयर की परसेंटेज का रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रीवियस ईयर का कॉलम, करंट ईयर का कॉलम, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज एंड करंट ईयर का परसेंटेज। आपको सबको ये फॉर्मेट याद है, इसमें के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी इस चैप्टर में, क्योंकि आप सबको पता है, आप 2 चैप्टर पहले कर चुके हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम अदर इनकम को ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड। फिर इस तरह से हम टोटल एक्सपेंसेस का कॉलम लेते हैं और इनके अकॉर्डिंग इनकी फिगर जो है वो फिल कर देनी है आपको। फिर हम इससे रिलेटेड फोर्थ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख है, प्रीवियस ईयर की करंट ईयर की 12 लाख है, प्रीवियस ईयर की 10 लाख है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपके एक्सपेंसेस में जाता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस में जाते हैं। अदर एक्सपेंसेस में आपके 96 लाख और 50,000 जाएगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपने क्या किया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लिखा सेम, पहले प्रीवियस ईयर की फिर करंट ईयर की। अब देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आपने क्या मान लिया 100, तो 10 लाख हो गया, तो 10 लाख का 10 लाख क्या होएगा 100 ही आ जाएगा। सेम करंट ईयर में 100 हो जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6 लाख है, 6 लाख बाय में 10 लाख करेंगे, मल्टीप्लाई में 100 किया 60 आ गया। 1,20,000 बाय में 10 लाख किया आपने 12 आ गया। 50,000 बाय में 10 लाख किया आपका 5 आ गया। तो इस पर्टिकुलर आइटम्स के साथ आप क्या करेंगे, कॉमन मानते हुए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, तो आप उसके लिख देंगे। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, बिफोर टैक्स आ जाएगा 2,30,000। यहाँ आफ्टर टैक्स तभी निकाल पाएंगे जब हमें टैक्स की रेट गिवन होगी। टैक्स की रेट इस क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो इसलिए हम यहाँ नहीं निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ, आप खुद से ट्राई करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हमारे, जो कि क्या है, ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस। ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस में क्या है, ट्रेंड परसेंटेज जो है वो क्या बताता है कि डिफरेंट ईयर्स के साथ कंपेरिजन करता है। अब यहाँ पर हम जब कंपेयर करते हैं तो हम किसी बैलेंस शीट की कोई आइटम या प्रॉफिट एंड लॉस की कोई आइटम को बेस नहीं मानते, हम बेस मानते हैं इन्हीं ईयर में से किसी एक ईयर को। जैसे इस क्वेश्चन में 2014 को बेस माना है, तो हमने क्या किया 2014, 15, 16, 17 को किया। हमने क्या करना है कि अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो 2,50,000 हमने बेस माना 2014 को, तो 2,50,000 बाय में 2 लाख मल्टीप्लाई में 100 किया तो 125। इसी तरह से 2,80,000 बाय में 2 लाख मल्टीप्लाई में 100 140। तो ये हमारा जो है बेस हम मानने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक साल को
हम बेस मानते हैं, जब किसी एक साल को हम बेस मानेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है परसेंटेज निकाल पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे, 9th इलिस्ट्रेशन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 1 लाख। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको बेस मानना है 2014 को, तो यहाँ पर 1 लाख था, 1,25,000 था, 1,40,000 था, 1,50,000 था। आपने एसेट साइड की सारी आइटम्स को ऐसे ही लिख दिया है। यहाँ देख सकते हैं आप, आपने सारी आइटम्स को लिख दिया कि कौन सी कहाँ आएगी। अब यहाँ पर परसेंटेज बता रहे हैं, तो 1 लाख का 1 लाख होगा, 1 लाख बाय में 1 लाख, मल्टीप्लाई में 100 ही रहेगा। ये 125 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे 1 लाख ही है। सेम ट्रेड रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, तो 50,000 क्या होएगा, 100 ही होगा। फिर 60 बाय में होगा तो क्या हो जाएगा, 60,000 बाय में 50,000 मल्टीप्लाई में 100, तो आपका आ जाएगा 120। इसी तरह से 150 एंड 200। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का भी आप कर सकते हैं, और हमारा अदर करंट एसेट्स का भी हम कर लेंगे। तो ये हमारा कहलाता है ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस, जो कि ये कहता है कि कंपेयर करने के लिए हम नंबर्स ऑफ ईयर के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं। और एक लॉन्ग टाइम की बात हो जाती है जब हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम एक कुछ फेवरेबल टेंडेंसी हो सकती है या अनफेवरेबल टेंडेंसी हो सकती है, तो हमको फ्यूचर कास्टिंग के लिए या फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए हम डिफरेंट आइटम्स को लेने की बजाय डिफरेंट ईयर में से किसी एक पर्टिकुलर ईयर को बेस मानते हुए जो है ये काम करते हैं, और उसके कंपेयर हम बताते हैं कि हमारा ट्रेंड जो है वो क्या चल रहा है, कि किस तरीके से कि डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसको जानने के लिए हम ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस करते हैं कि 2014 के कंपेयर में हमारी एसेट्स जो हैं पहले से बड़ी हैं। जैसे अब यहाँ देखें, इसको 100 किया था, तो पहले से क्या है, हर बार बढ़ रही है। तो इसी तरह ये भी क्या है, बढ़ रही है। तो ये बताता है एक ट्रेंड को, जो कि ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस की हेल्प से हम शो कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपने 2 एनालिसिस पढ़े हैं, एक कॉमन साइज स्टेटमेंट जिसको हम वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं, और दूसरा ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस। तो ये आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट करके या मुझे मैसेज करके आप अपनी प्रॉब्लम जो है बता सकते हैं, और उसके डाउट्स जो है मैं ज़रूर क्लियर करा दूँगी। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।